हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो है यूकेपीएससी लोअर पीसीएस 2025 का। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, कब आपका फॉर्म आ रहा है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, विथ प्रूफ हम लोग देखेंगे। हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपके वर्तमान समय में पैटर्न है वो कौन सी बुक को फॉलो करके आप उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल खंड खंड कर कर देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको जवाब मिलेगा कि पीसीएस का सिलेबस कैसा होगा, कितने पद हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, वर्तमान पैटर्न ऑफ यूकेपीएससी, वर्तमान समय में यूकेपीएससी किस प्रकार के प्रश्न दे रहा है और लोअर पीसीएस में किस प्रकार के प्रश्नों के आने की उम्मीद है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बुक लिस्ट देखेंगे। इसमें केवल प्री की बुक लिस्ट देखेंगे, मेंस की बुक लिस्ट के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे हम लोग। अभी केवल प्री का देखेंगे। रणनीति आपको कैसी रखनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुल पदों की बात करते हैं। तो कुल पदों की बात सभी लोग को पता है। लगभग 4 महीने पहले ये अधियाचन जो था आयोग के द्वारा आयोग को प्राप्त हुआ था। और 117 कुल पद हैं। इन 117 पदों में से पदों की कुल संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। 5 से 10 पद और बढ़ सकते हैं। 117 पदों के हो सकता है 130 पद हो जाए। तो आपके 130 पदों के आसपास भर्ती विज्ञापन निकलने की संभावना है, जिसमें नायब तहसीलदार के सबसे ज़्यादा पद होंगे 36 पद। और उसके बाद उपकारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खंडसारी निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कुल मिलाकर 117 पद हैं। कुछ पद और बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं लोअर पीसीएस का पैटर्न और सिलेबस। लोअर पीसीएस में अभी तक केवल 3 चीजें होती थी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और इस बार भी लगभग वही पैटर्न रखने का प्रयास किया गया है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। कई सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, ऐसी कुछ सूचनाएं आई थी। परंतु हाल फिलहाल में जितने भी सोर्सेस हैं उन सोर्सेस का कहना है कि इंटरव्यू को रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं प्री परीक्षा की बात करेंगे, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में जाएंगे। प्री परीक्षा में आपका केवल एक ही पेपर होगा, 2 पेपर होते नहीं, इसमें केवल एक ही पेपर होता है, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यह पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आते हैं और 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के आते हैं। यानी कि 100 नंबर आपको रटने वाले हैं और 50 नंबर आपके करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो अगर हल्का सा अपना जीएस वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें तो आराम से मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को कर सकते हैं। इसीलिए इसमें मेरिट कई बार बहुत अच्छी चली जाती है। ठीक, ये मान के चलिएगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट लगभग लगभग आप 110 करने का प्रयास तो कीजिएगा कि 110 आप कीजिएगा। 110 आप कर लोगे तो लगभग लगभग आप सिलेक्शन आपका होना माना जाता है। पिछली बार 105 गई थी, तो इस बार जिस हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है परीक्षा का, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा स्कोर करना मुश्किल है। फिर भी ये कोशिश कीजिएगा कि 110 के आसपास आप स्कोर कर लें। ठीक है, तो प्री में 5 चीज़ें आती हैं आपकी। उत्तराखंड आता है, जीएस आता है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आएगा, करंट अफेयर आएगा और रीजनिंग आएगी। ठीक, अब इसमें से आपने 100 और 20, 100 और 50 के हिसाब से ही पढ़ना है, यानी कि इसको ज़्यादा आपने टाइम देना है। जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए, मैथ्स वाले को थोड़ा कम टाइम दीजिए, क्योंकि वो 50 नंबर का है। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपने समय को डिवाइड करते हुए प्री की तैयारी करनी है। 6 महीने का टाइम है, तो केवल प्री पर फोकस करते हुए, पढ़ाई ना करते हुए, थोड़ा सा आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा। और प्री के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते रहिएगा। बट ये प्री का आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं प्री को कैसे हम लोग को टैकल करना है। फिलहाल वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं कि मेंस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। नंबर ऑफ पेपर्स 4 हो गए हैं। इससे पहले नंबर ऑफ पेपर्स 2 होते थे। शासन का कहना है कि जो नंबर ऑफ पेपर्स 2 थे उनको क्रैक करना बड़ा इजी था। 2 पेपर होते थे, बहुत इजीली वो क्रैक हो जाते थे। और जीएस जो थी, केवल 20 प्रश्न पूछे जाते थे जीएस में से, जिसका पढ़ा हुआ आता था वो आराम से निकाल लेता था। इसी कारण से पिछली बार तक पीसीएस, लोअर पीसीएस निकालना बहुत आसान था उत्तराखंड में, बट इस बार थोड़ा सा टफ हुआ है। 4 पेपर में पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा। कुल इसमें 6 प्रश्न आएंगे और 100 अंकों की ये परीक्षा आपकी होगी। दूसरा पेपर 2 होगा, ये निबंध का होगा। कुल 2 निबंध आपको लिखने होंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और कुल 100 अंक इसके लिए आपको दिए जाएंगे। थर्ड पेपर जीएस का होगा, कुल अंक 200, कुल समय 3 घंटे, कुल प्रश्न 20 होंगे। फोर्थ पेपर जो होगा ये भी आपका 200 अंकों का होगा, जिसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और आपका कुल प्रश्न 20 होंगे। यानी जीएस के जो 20 प्रश्न आते थे उन प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है और निबंध और हिंदी को सेपरेट करते हुए आपको 100 अंक उसके दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो रिटर्न है वो 600 मार्क्स का हो गया है अब, जो पहले था केवल 400 मार्क्स का। तो 600 मार्क्स का रिटर्न आपके पास है। यानी अगर आपके लिखने का तरीका सही है, आपने लेखन शैली विकसित कर ली है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। आगे देखते हैं।
इंटरव्यू 75 नंबर का होगा। अभी तक जितने भी सोर्सेस हैं उनसे यही पता चल रहा है कि 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जो पहले 50 अंक का होता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुल आपके 675 अंक जो हैं वो होंगे टोटल। उस 675 में से जो व्यक्ति अधिक अंक लेकर आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन नवंबर में आने की पूर्ण प्रबल संभावना है, और नवंबर का मतलब है कि इस हफ्ते भी आ सकता है, और इस हफ्ते ज़्यादा संभावना है। हाल फिलहाल में मैंने पता किया था 2 दिन पहले, तो सारी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और आपका नोटिफिकेशन नवंबर माह पर ही आने की संभावना है। और नवंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आपको 1 महीना लगभग फॉर्म भरने के लिए मिलता है, तो दिसंबर तक आप फॉर्म भरते रहेंगे। फिर दिसंबर और उसके बाद करेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जनवरी फरवरी तक तो ये सारी चीज़ें, जनवरी तक लगभग ये सारी चीज़ें चलेंगी। फिर आपको 2-3 महीना पढ़ने के लिए जाता है। तो कुल मिलाकर आपका ये मान के चलिए कि नवंबर में पक्का है कि आ जाएगा। अब कुछ ऐसा ही चीज़ हो जाए, कुछ इस प्रकार की अगर चीज़ें हो जाए, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज नवंबर में आपका पक्का है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। अधिकतर चांस हैं कि इसी हफ्ते, जो ये हफ्ता चल रहा है उसी हफ्ते आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। पैटर्न कैसा रहेगा? पैटर्न कैसा रहेगा इसको समझने के लिए हमें अपर पीसीएस का रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी कि अपर पीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था उसको देखिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न किस प्रकार का है। और एक बार आप पैटर्न समझ लेंगे तो उसी के आधार पर आपको अपनी बुक लिस्ट सेलेक्ट करनी है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि पैटर्न परिवर्तित हुआ है, जो परीक्षा का लेवल है वो बढ़ा है, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे नए सोर्सेस इंक्लूड करने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही मिथ्या बात है, बहुत ही गलत बात है। अब अगर आप 50, मान लीजिए कि जैसे साइंस की बात हम करते हैं, साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन थे लगभग, ऐसे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ की श्रेणी में आते हैं। अब अगर साइंस के 5 प्रश्नों को भी हम अपर पीसीएस से हटा दें, तब भी आपके पास करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। मान लीजिए इन 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के हर एग्जाम में आएँगे, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग हर बार 4-5 प्रश्न को पढ़ने के लिए 4-5 नई किताबें, 4-5 नए सोर्सेज़ ऐड करते जाएँगे, तो हमारी तो सारी चीज़ें सीमाओं से बाहर चली जाएँगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 4-5 प्रश्नों के लिए पूरा ज़ोर उन 4-5 प्रश्नों में लगाएँ। 4-5 प्रश्नों को छोड़िए और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, यानी कि 95% जो क्वेश्चन्स हैं, उन पर आप अपना फ़ोकस कीजिए। यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। अब कोचिंग्स क्या कर रही हैं, कोचिंग्स एंड यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरा फ़ोकस आपका ध्यान इसमें लगा रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। अब एक व्यक्ति जिसने बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है, वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाए केवल 5 नंबर के लिए, तो फिर तो वो बेवकूफ़ी है। आप वो 5 नंबर छोड़िए, आप आगे बढ़िए। आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला पोर्शन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ना कि उस चीज़ को कीजिए जो आपके लिए बिल्कुल विदेशी सब्जेक्ट है। ठीक है? तो आगे देखते हैं थोड़ा-सा। अपर पीसीएस के जो पेपर हुआ था उसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्थैतिकी, जीके और वर्तमान घटनाएं, उत्तराखंड विशेष आदि से कुल मिलाकर प्रश्न आए थे। हम लोग देखते हैं तो इसमें सारा का सारा जो पेपर था लगभग ठीक-ठाक था। भूगोल का मध्यम से कठिन के बीच कह सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी थोड़ा-सा मध्यम से कठिन था, यानी कि थोड़ा-सा मॉडरेट टू टफ टाइप का था। बाकी सारे के सारे आपके मॉडरेट टाइप के थे। ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं था जो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग कर ही नहीं सकते थे, बहुत टफ पेपर था, ऐसा नहीं था। पेपर ठीक-ठाक लेवल का था। ठीक? तो करने लायक था। हो सकता है पिछली बार से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा-सा टफ हो, लेकिन फिर भी करने लायक पेपर था अपर पीसीएस का। और अपर पीसीएस के पेपर को आप अच्छे से देखना, एक-एक क्वेश्चन को आप पढ़ के देखना। अगर आपने पिछले 1 आध साल से तैयारी की है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन भी लगभग-लगभग देखा था। मेबी आप कन्फ्यूज़ हो गए हो, मेबी आप टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए हो, वो आपका फ़ॉल्ट रहा होगा। बट आप सही से देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, इस पेपर में मतलब 90 नंबर तो लाए जा सकते थे। 90 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी इस पेपर में। आगे देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे। बुक लिस्ट हमेशा ऐसी रखिएगा जो बहुत ही कम हो, बहुत छोटी बुक लिस्ट है वो। अगर आप ऊपर की तरफ जाएँगे, आप सोचेंगे मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, तो फिर तो बुक लिस्ट अनंत है, ठीक? हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो सिलेबस है वो है ग्रुप सी के लेवल का, और आप आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस लेवल की किताबें पढ़ रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है। अगर आपसे पॉलिटी पूछी जा रही है तो ज़रूरी नहीं कि उस पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ें। उस पॉलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस लेवल की पॉलिटी पूछी जा रही है उस लेवल की कोई किताब खरीद के उसको पढ़िएगा, ठीक? तो स्टैंडर्ड बुक्स, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं मार्केट में, बहुत हाई किताबें हैं, इतना ज़्यादा लेवल है उन किताबों का कि उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज आएगी, बट नॉलेज का अचार नहीं डालना हम लोगों को करना क्या है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम लोग को चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम चलना पड़ेगा। बहुत हाई-फाई नॉलेज देकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आप शोध पत्र पकड़ कर ले आएँ, आप लोग कोई जर्नल उठाकर ले आएँ और उससे जाकर अपनी तैयारी करने लगें, ताकि कल को दिखा सकें कि भाई हमने इतना पढ़ा था। आधे से अधिक बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामग्री लेकर समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ थोड़ा-सा बुक लिस्ट।
सबसे पहली बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का पेपर आप पूरा देखोगे, जो उत्तराखंड वाला पोर्शन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है? आप किसी बड़ी किताब को उठाकर देखना, तो वहाँ पे इस तथ्य को पढ़ने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो नदी तंत्र आप पढ़ोगे, मैं कुछ किताबें आजकल पढ़ रहा हूँ ऐसी, जो रेफरेंस बुक्स मानी जाती हैं उत्तराखंड की, उन किताबों में देख रहा हूँ, तो उसमें गंगा नदी का जब तंत्र आप पढ़ोगे, यमुना नदी का पढ़ोगे, काली नदी का पढ़ोगे, तो बहुत सारी नदियाँ साथ में बहती हुई मिलती हैं। कोई दाएँ से आ रही है, कोई बाएँ से आ रही है, करीब 30-30, 40-40 पन्नों में पूरा नदी तंत्र खत्म होता है। तो इतना अधिक पढ़ोगे तो आपको उतना मेमोराइज़ नहीं कर पाओगे, उतने को याद नहीं कर पाओगे। तो उसको याद करने के लिए हमको ये क्या करना है कि अपने सोर्स को छोटा रखना है, लिमिटेड सोर्स रखना है। तो इसका ज़ाहिर-सी बात है भैरव घाटी था, और ये कहाँ पे मिलता था आपको? ये मिलता था आपको परीक्षावाणी में। तो परीक्षावाणी आज भी रिलेवेंट है, उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 10 साल पहले थी। क्यों? क्योंकि परीक्षावाणी भी अपने आप को मॉडिफ़ाई कर रही है। हर बार एक नई परीक्षावाणी आती है और वो मॉडिफ़ाई करती है। तो ये परीक्षावाणी में आपको साफ-साफ शब्दों में मिल जाएगा। मेरे ख्याल में 4-5 पन्नों में नदी तंत्र खत्म है परीक्षावाणी में, और सारा फैक्चुअल दिया गया, और सारा का सारा उसमें इंपॉर्टेंट है। एक-एक लाइन बाय लाइन उसको रट लीजिएगा। उसके अलावा फालतू नदियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कुछ नदियाँ देख रहा, अभी खरकवाल साहब हैं, ज्योग्राफी के बहुत जाने-माने लेखक हैं, उनकी कुछ किताब देख रहा था। उन्होंने किताबों में इतना शोध किया है, इतना गहराई से लिखा है कि उतना पढ़ना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आप देखिएगा उल्टा-धुरा वाला ये शायद मेरे ख्याल में परीक्षावाणी में नहीं दिया है। इसके अलावा नीचे देखते हैं, उत्तराखंड में किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है, ये आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊँचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपका दिया गया है। जहाँ पे दूधातोली श्रृंखला के बारे में दिया गया है, गैरसैंण के बारे में, वहाँ पे इसको लिखा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको मिल जाएगा परीक्षावाणी में। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया था? उत्तराखंड की परीक्षावाणी में सारी चीज़ें दी गई। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, तो मैंने जितना अनुभव किया, लगभग 80% से ज़्यादा मटेरियल जो है उत्तराखंड का, वो आपको परीक्षावाणी में मिल जा रहा है। एक किताब जिसमें 80% से ज़्यादा मटेरियल है, उसको छोड़कर आप फालतू-फालतू अतरंगी किताबें पढ़ रहे हैं, जो टॉपर्स हैं उनके कहे अनुसार यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं, जो भी है, जो भी आपको सोर्सेज़ बता रहा है, उसके कहे अनुसार यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं और समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 80% उत्तराखंड इसमें से कर ले रहे हैं, तो चलिए आप 80% छोड़ भी आए, 70% भी आपको याद रहा, तब भी आप आराम से उसको क्लियर कर जाओगे। आपने इस बार देखा कि कट ऑफ काफ़ी कम गई है, तो आप 70% भी अगर पढ़ लो, मेमोराइज़ कर लो, याद कर लो अच्छे से, तब भी आप निकल जाओगे, ठीक है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स कोई नहीं हो सकता। इसमें पीछे की तरफ मैंने कुछ दिया है, जैसे आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद का सर्वाधिक वन आच्छादन है, ये भी आपको मिल जाएगा परीक्षावाणी में। बहुत सारे जितने भी हैं इसमें परीक्षावाणी में आपको मिल जाएँगे, ठीक? तो परीक्षावाणी सबसे बेहतरीन किताब है, 15वां संशोधित संस्करण है, अभी 16वां आ जाएगा, 15वां आपके पास है तो उसी को पढ़ते रहिए, जल्द ही 16वां आ जाएगा, तो 16वें के आते ही उसको ले लीजिएगा। जैसे ही नया वर्ज़न इसका आता है, उसको ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नए वाली चीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, हर बार मेरे ख्याल में ये 30 पेज लगभग ऐड कर रहा है, तो आप हमेशा नए वाले वर्ज़न को पढ़िएगा। बहुत बढ़िया किताब है उत्तराखंड की, यहाँ-वहाँ फालतू इधर-उधर दाएँ-बाएँ मत भटकिए। सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया किताब, सबसे रिलेवेंट किताब आज की तारीख में अगर उत्तराखंड की परीक्षाओं में, खासकर प्री में अगर कोई है, तो वो उत्तराखंड की परीक्षावाणी है। इसके अलावा ये आती है बीएस नेगी की सिंगल लाइनर, ये भी देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षावाणी में नहीं थे, तो बीएस नेगी में थे। इन 2 किताबों को आपने देख लिया, तो आप आराम से कर जाओगे। अभी 180 दिन है, तो 180 दिनों में ये 2 किताबें पढ़ना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ भी कर लोगे। मेरे ख्याल में परीक्षावाणी को पढ़ने में कितना टाइम लगता है? स्टार्टिंग वाला बच्चा है जिसने बहुत नहीं पढ़ा, तो 20 दिन लगेंगे अगर वो ध्यान से पढ़ेगा तो। लेकिन उसके बाद जब रिवीज़न करते हैं, तो रिवीज़न आपका बहुत जल्दी-जल्दी, बहुत आराम-आराम से हो जाता है। कई-कई बार आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो 180 दिन है, 180 दिन में कई बार आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, उत्तराखंड की परीक्षावाणी और उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बीएस नेगी की। आगे देखते हैं जीएस में। निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? ये प्रश्न थोड़ा-सा घुमा-कर पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न आपको मिल जाएगा लूसेंट में। लूसेंट की किताब आप उठाकर देखना, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। सीए वाला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान वाला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के पास विनिमय करने की शक्ति होती है। ये बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपको मिल जाएँगे लूसेंट में। लूसेंट आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। बहुत ज़रूरत नहीं है प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ना। प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ना, जैसे कि स्पेक्ट्रम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं प्री के लिए, तो आपका मोर देन सफिशिएंट है। साथ में लूसेंट की सामान्य ज्ञान एमसीक्यू वाली लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही किताब सबसे बेस्ट है, या ये जो सोर्सेस हैं मैं ये बता रहा हूँ, इन्हीं सोर्सेस के दम पे निकलेगा, अदरवाइज़ आप निकाल ही नहीं सकते। आप अपनी सुविधा के अनुसार सोर्सेस चुन सकते हैं, बट मेरी नज़रों में जो सबसे बेहतरीन है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो आप देखिएगा, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट की किताब आपकी सबसे बेहतरीन है, सबसे रिलेवेंट किताब है, लगने में छोटी है। खासकर ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी बहुत आती है यहाँ से। जो ज्योग्राफी में
आपसे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल में कोई धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो पूछा गया था, और हवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था। सिराको पूछी गई थी या कौन सी क्वेश्चन पूछी गई थी, वो वाला जो था आपको इसमें मिल जाएगा। तो सारे के सारे ज्योग्राफी के लिए बहुत बढ़िया किताब है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी किताब है। हिस्ट्री में हो सकता है मिडिवल में कुछ कुछ आपको क्वेश्चन ना मिले, बट फिर भी काफ़ी सारे प्रश्न इसमें मिडिवल में मिल जाते हैं। ठीक, तो अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है। इस किताब को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एग्जाम प्री तो नहीं रुकेगा, ठीक, मेंस का तो नहीं है, बट प्री आपका नहीं रुकने जा रहा है। आगे करंट अफेयर्स में देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया था? सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा, उठाकर देखिए। 90% प्रश्न जो हैं आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे आपको स्पीडी मैगजीन में मिल जाएंगे। ये रही आपकी स्पीडी मैगजीन, 90% आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछे हैं, वो नहीं होंगे। जैसे सबसे अभी हाल फिलहाल में सबसे बुजुर्ग महिला जो कि एवरेस्ट में चढ़ी थी, उससे पहले कौन सी महिला चढ़ी थी? उस महिला का नाम नहीं पूछा, क्या पूछ लिया, उससे पहले कौन चढ़ी थी? तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत सारी किताबों में इस तरीके से नहीं दिया गया था, ये दिया गया था कि वर्तमान में कौन चढ़ी है। ठीक, तो इस कारण से कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं ऊपर नीचे हो गए। अदरवाइज आपका स्पीडी एक अच्छा सोर्स है जिससे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। लेकिन स्पीडी ही पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर 80% के आसपास आप स्पीडी से ले आते हैं तो 20% के लिए आपको कुछ और पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या पढ़ें? मेरे ख्याल में तो सबसे बढ़िया करंट अफेयर की स्ट्रेटजी रहती है कि डेली का डेली करंट अफेयर पढ़िए। कोई ऐप लोड कर लीजिए, स्पीडी की ऐप है, और भी बहुत सारी ऐप है, उत्कर्ष वालों की ऐप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको आप डेली का डेली करंट अफेयर पढ़िए। क्या पढ़ना होता है डेली डेली? अब कोई पॉलिटिकल न्यूज़ होगी तो वो मत पढ़िएगा। ठीक, कहीं पे कुछ इस तरह का पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, या किसी छोटे मोटे बैंक का कौन सीईओ बन गया, उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, या छोटे मोटे ब्रांड का कोई बन गया तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कोई पुरस्कार है, और पुरस्कार भी जैसे कोई बड़ा पुरस्कार है, खासकर हमारे यहाँ पे किस प्रकार के पूछे जाते हैं, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, नोबेल प्राइज, ऑस्कर, ETC इस टाइप के 8-10 पुरस्कार हैं, वही बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। जैसे आपका रामानुजाचार्य पुरस्कार इस बार अलेक्जेंडर साहब को मिला है, तो इस तरह के पुरस्कार आप एक बार देख लीजिएगा। या मान लीजिए आपके युद्धाभ्यास होते हैं तो उस प्रकार के युद्धाभ्यास देख लीजिएगा। तो डेली डेली के नोट्स बनाइएगा। मुश्किल से 4-5 लाइन पर डे के नोट्स आप बनाएंगे तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। 6 महीने में आप ये मान के चलिए कि काफ़ी सारा करंट अफेयर आप कर लोगे। और करंट अफेयर कब से पढ़ना है? मैं ये कहूँगा आपसे कि करंट अफेयर मान लीजिए आपका मई में एग्जाम है तो 4 महीने अगले साल के, और लगभग 4 महीने इस साल के, यानी कि इस अगस्त से लेकर अगले अप्रैल तक का आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हमने देखा कि इस बार बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो करीब 15 दिन 20 दिन पहले वाले करंट अफेयर से पूछ लिए गए थे। ठीक, जैसे कुंजी कोड वाला क्वेश्चन था, वो शायद मेरे ख्याल में बहुत हाल फिलहाल का क्वेश्चन था, बहुत नई किताबों में ही वो दिया गया था। थोड़ा सा जिसने पुरानी किताबें पढ़ी होंगी उनमें वो नहीं दिया गया था। ठीक, तो आपके लिए सबसे बढ़िया करंट अफेयर पढ़ने के लिए बुक है, तो डेली करंट अफेयर पढ़िए, साथ में स्पीडी पढ़ लीजिएगा, और 2 किताबें पढ़िएगा। मेरे ख्याल में स्पीडी के साथ साथ आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 महीने का कंपाइलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, महीने दर महीने वाली किताबें पढ़िए। आप कुल मिलाकर 6 महीने आपके पास हैं, 6 महीने में आपको 8 किताबें पढ़नी है, यानी कि 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है केवल। तो बहुत समय है, आराम से पढ़िए बढ़िया तरीके से। लेकिन अब समय ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आराम हो जाए और पता चले कि 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। मैथ्स के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। मैथ्स का क्या है फंडा कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं भी आती है। तो ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आती तो उन बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, उन लोगों को ट्यूशन टाइप का कहीं पे लगा लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक, दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को मैथ्स समझ में आती है वो लोग क्या करें, वो लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें। जितने भी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में एग्जाम हुए हैं, जितने भी अलग अलग पीसीएस में एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में CSET वाला पोर्शन उठा लें, वहाँ से मैथमेटिक्स करते रहें। इसके अलावा सबसे बढ़िया किताब आपकी RS अग्रवाल की है। RS अग्रवाल में नॉर्मली लोगों को रिकमेंड नहीं करता, बट RS अग्रवाल इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस समय आपके पास टाइम बहुत है। 180 दिन है, तो 180 दिन में आप RS अग्रवाल काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। लुशियन की भी आती है मैथमेटिक्स की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनलों को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग सर हैं, जैसे गगन सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो ट्रिक्स व्रिक्स बताते हैं। तो मैथमेटिक्स मेरे ख्याल में प्योरली ऐसी चीज़ है जिसके लिए अगर आपको समझ नहीं आती तो कोचिंग लगाना कहीं ना कहीं जायज़ है, बाकी चीज़ों के लिए बेकार है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके लिए आप कोचिंग लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें एक है रीजनिंग वाला पोर्शन। रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए कोई भी किताब उठा लीजिएगा मार्केट में, अरिहंत की किताब है, उपकार की किताब है, अन्य पब्लिशर्स की किताब है, कोई भी उठा लीजिए, लगभग सभी में सेम दिया गया है। मतलब जैसे कितने वर्ग हैं अगर गिनने हैं तो सभी में लगभग वो ट्रिक दी गई है, या फिर यूट्यूब में आप वो ट्रिक देख सकते हैं। कितने आपके पास त्रिभुज हैं, वो सारी ट्रिक्स जो हैं दी गई हैं, या कौन किसका रिलेटिव है तो उसको कैसे निकालते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। आप देखिए करते क्या है कि प्री और मेंस को साथ लेकर आपको चलना चाहिए। एक रणनीति की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्री और मेंस को साथ लेकर ही चलिएगा।
क्यों? ये इंटीग्रेटेड अप्रोच इसलिए है क्योंकि आपके पास समय काफ़ी है, 6 महीने का समय है। प्री पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए बट मेंस में भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका प्री निकल जाए और उसके बाद आप ये सोचते रहें कि यार मुझे करना क्या है? ज़ाहिर-सी बात है कि आप तभी नायब तहसीलदार बन पाओगे जब आप प्री का एग्ज़ाम आराम से निकाल के मेंस और इंटरव्यू क्वालीफ़ाई करोगे। किसी भी चरण में आप रुक गए तो आप बाहर हो जाओगे। तो हर कोई व्यक्ति यही चाहता होगा कि वो मेंस का एग्ज़ाम दे और उसके बाद इंटरव्यू फ़ेस करे। तो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आप शुरू कीजिएगा। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, लिखने की स्पीड थोड़ा-सा बढ़ाना, थोड़ा-सा फ्रेमिंग करना, इन सारी चीज़ों को देखिएगा। और ये जो टाइम है, इस टाइम पे मेरे ख़्याल में आप आराम से अ, पूरा का नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आप प्री और मेंस को साथ लेकर चल सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना केवल प्री पे फ़ोकस कीजिएगा, अदरवाइज़ 2-3 महीना आप अभी मेंस और प्री को साथ-साथ दे सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब कोचिंग जाना नहीं जाना आपकी इंडिविजुअल सोच होती है। कई सारे लोगों को फ़ायदा होता है कोचिंग से, कई लोगों को लगता है कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। तो अगर मैं कहूँगा मत जाओ कोचिंग, तब भी आप लोग जाओगे ही, क्योंकि आप लोग को अपने हिसाब से ही करना होता है। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है, तो जाकर एक बार देख लो कोचिंग, ठीक? अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना, ना लगे तो छोड़ देना। लेकिन ये कहना मेरा नहीं है कि कोचिंग करके ही एग्ज़ाम निकलेगा। आप लोग भी जानते हो कि कोचिंग करने से ही एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। बस कोचिंग से थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलता है, वो भी नए बच्चों को जो बिल्कुल ब्लैंक होकर जा रहे हैं, उनको गाइडेंस मिलता है। अदरवाइज़ जो थोड़ा बहुत अनुभवी हो गए, उनके लिए कोचिंग अब इर्रेलेवेंट हो जाती है। टेस्ट सीरीज़ लें कि नहीं लें, ये भी आपका पर्सनल फैसला है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है मेंस के लिए बहुत आवश्यक होती है टेस्ट सीरीज़, प्री के लिए उतनी आवश्यक नहीं है। प्री में अगर आप नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा, बट पिछले साल की जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको देखिएगा, जो एमसीक्यूज़ हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आप आराम से कर लोगे। टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना प्री के लिए बहुत अच्छा मेरे ख्याल में नहीं है, एक अच्छा डिसीज़न नहीं है। बट ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो, वो भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नोट्स बनाएँ कि नहीं बनाएँ, मेरे ख्याल में अभी टाइम है, आपको बनाने की आदत है नोट्स तो बना सकते हो। अदरवाइज़ परीक्षा वाणी लुसेंट-वुसेंट के नोट्स मत बनाना, ये तो बने-बनाए नोट्स होते हैं, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ एडवांस किताब आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए रावत साहब की किताब पढ़ रहे हैं या अन्य किताबें पढ़ रहे हैं, या आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम या कुछ इस तरह की किताबें पढ़ रहे हो, तो उनके नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज़ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती आजकल। आप गूगल में सर्च करना लक्ष्मीकांत के नोट्स, तो लक्ष्मीकांत की किताब के भी नोट्स बने हुए आपको मिल जाएँगे ऑटोमेटिकली। आपको डाउनलोड करने हैं, प्रिंट निकलवाना है, पढ़ते रहना है। कई बच्चे तो डाउनलोड भी नहीं करते, मतलब सॉरी, प्रिंट भी नहीं करते, केवल सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले हुआ करता था, आज से 15 साल पहले, कि एक बार लिख लो भाई, अगर भूल गए दोबारा याद नहीं आएगा। आदत है आपको नोट्स बनाने की तो ठीक है, नहीं है तब भी आपको बने-बनाए नोट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। गलतियाँ कहाँ होती हैं? मैक्सिमम बच्चे नहीं निकाल पा रहे, तो गलतियाँ कहाँ हैं? बहुत सारे सोर्स पर बिलीव करना। आपका बिलीव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों में करोगे तो कमज़ोर हो जाएगा। तो एक ही चीज़ पर बिलीव करो, ये समझो कि आप जो पढ़ रहे हो, उसको उसी प्रकार से पढ़कर आप सक्सेस हासिल करोगे। तो आपके सोर्स बहुत सारे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास हिस्ट्री 15 किताबें हैं, ज्योग्राफ़ी की 5 किताबें पकड़ रहे हो आप, उत्तराखंड की आपने 5 किताबें पढ़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं, ठीक? बहुत सारे सोर्सेज़ को मत कीजिएगा, मोर और लेस सारे लोग वही बात करते हैं। एक मार्केट में मान लीजिए बहुत अच्छा सोर्स है, एक एवरेज सोर्स है, तब भी दोनों में आप देखेंगे तो 2-3 प्रश्नों का ही अंतर होगा, अदरवाइज़ सारे सोर्स बढ़िया ही रहते हैं। मन का भटकाव, ये एक दूसरी चीज़ है। मन का भटकाव मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मन का भटकाव है। इसके अलावा पर्याप्त समय नहीं देना, कई सारे बच्चे पर्याप्त समय नहीं देते हैं। अब आप समय ही नहीं दोगे, आप अगर खेत में खुदाई करोगे ही नहीं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि फसल अच्छी होगी? तो पर्याप्त समय देने की आवश्यकता पड़ती है। पीसीएस का एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है, खासकर लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिसमें वही व्यक्ति निकलेगा जो मैराथन दौड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि आप स्प्रिंट मार के निकलोगे, तो नहीं होगा। 5 महीना, 6 महीना धैर्य बनाते हुए आपको पर्याप्त समय देने की आवश्यकता होगी, कि आज आपने पढ़ा तो ऐसा नहीं कर सकते कि 3 दिन छोड़ दिया फिर अगले दिन पढ़ेंगे। लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। बेकार की सामग्री को पढ़ना, बेकार की सामग्री को पढ़ना मतलब, अब मैं सीधे आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने विज़न का या दृष्टि का कोई भी आपने चैनल लोड किया हुआ है, चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। पर डे वो बता रहा है कि भाई जो प्रशांत महासागर है, वहाँ पर एक मछली मिली, उसमें उसने आधे घंटे का एक आर्टिकल बनाया है, आधे घंटे का एक वीडियो बनाया है। अब आप वो वीडियो देख रहे हो कि प्रशांत महासागर में कौन-सी मछली मिली, उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो देखने में आप आधा घंटा बिता रहे हो। वो किसी एग्ज़ाम में आएगा? नहीं आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आ भी गया तो नाम आएगा मछली का, मैक्सिमम बात, उससे ऊपर नहीं आएगा। अब आप उस पे अगर आधा घंटा बिता दोगे, तो फिर आपका दिन कैसे आप उसको मैनेज कर पाओगे? ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप असफलता की तरफ बढ़ रहे हो। और इस प्रकार से एक चैनल अपने पूरे दिन में कम से कम 4, 5, 6 वीडियो तक डाल देता है। अब 6 की 6 वीडियो आप देखने बैठ जाओगे तो हो गया। या फिर कभी आ रहा है बाय चांस कि आरक्षण में कोई ऐसी बहस चल रही है, आप वो आरक्षण की बहस देख रहे हो, आपकी किस काम आने वाली है? कहीं काम नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बेकार की सामग्री में समय व्यर्थ करते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए
किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हमें नोट्स दिए, 100 पन्ने के नोट्स दिए, वो 100 पन्ने के नोट्स हम लोग पढ़ लें, ठीक। उन नोट्स में चीज़ें रिलेवेंट हैं कि नहीं है, उस हिसाब से ना देखते हुए हम लोग केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी गुरुजी ने हमसे कहा कि पढ़ो तो हम पढ़ रहे हैं। तो मेन बात ये है कि बेकार की चीज़ों को ना पढ़ते हुए उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। दिमाग को इस प्रकार से कमांड दीजिए कि वो देखते ही समझ जाए कि हाँ भाई, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आ सकता है। जैसे वज्र प्रहार एक युद्धाभ्यास है, इस युद्धाभ्यास में कौन-कौन सी मशीनें शामिल हैं, कौन-कौन से लोगों ने शामिल थे, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या खाना बना था, क्या था, वो आपका मतलब नहीं है। आपने केवल ये पढ़ना है कि वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच में होता है और इस बार कहाँ हुआ था, खत्म बात। बाकी चीज़ें उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो वो आपके काम नहीं आएँगे। एमसीक्यू ना लगाना, कई सारे बच्चे पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाते ही नहीं हैं। वो लोग पढ़ते जाते हैं थ्योरी और जाकर सीधे एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या होता है, अंत में 3, 4, 2, 1 नंबर से उनका एग्ज़ाम रुक जाता है। तो एमसीक्यूज़ लगाना और पीवाईक्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब आपका पढ़ा हुआ थ्योरेटिकल चीज़ आपके सामने प्रश्न के फ़ेज़ में आए तो आप घबराएँ ना, आप आराम से उसको हैंडल कर लें। तो इसीलिए एमसीक्यूज़ लगाना आपका आवश्यक हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं निकलता, वो है नेगेटिव थिंकिंग या सेल्फ डाउट्स। नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपके अंदर भर दिया जाता है कि भाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, होगा कि नहीं होगा, इतना कॉम्पिटिशन है, ठीक। फिर उसके बाद इतने सालों में आ रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, पड़ोसी ने तो इतना पढ़ दिया, उसने इतना पढ़ दिया। तो नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में आती है, कई बार मन करता है कि हार मान लें, सबसे आसान काम होता है हार मानना। या सेल्फ डाउट्स आते हैं कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब आप नेगेटिव थिंकिंग या सेल्फ डाउट्स आपके अंदर आते हैं तो फिर आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो इसीलिए सकारात्मक माहौल में अपनी तैयारी करते हुए अपने आप को बंद कर लें, चीज़ों से थोड़ा देर समय के लिए काट लें, दूर हो जाएं और पूरा फोकस कीजिए कि अधिक से अधिक पढ़कर, बढ़िया तरीके से पढ़कर आप एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहाँ पे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लोग कोई भी और आपकी क्वेरी है या किसी और चीज़ पे आपको वीडियो की आवश्यकता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।